कहते हैं हर काले बादल के पीछे एक रोशनी होती है, लेकिन इस राज्य में उस रोशनी को बुझा देने की कसम एक क्रूर राजा ने खा ली थी। उत्तर के हिमाच्छादित पहाड़ों के बीच बसा द्रोणगढ़ राज्य खूबसूरत तो था, लेकिन उस सुंदरता पर क्रूरता की मोटी परत चढ़ी हुई थी। इस राज्य पर राज करता था राजा वरुणेश, जिसे अपने साम्राज्य से ज्यादा अपनी शक्ति और डर का नशा प्रिय था। जिसे वो पसंद न करे वो गायब, जिससे वो नाराज हो जाए वो अगली सुबह फांसी के तख्ते पर। पूरा राज्य डर से कांपता था। इसी राज्य की सीमा में जंगलों के बीच एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां रहता था एक जादूगर नाम सूत्रधर। सूत्रधर लोगों की मदद करता, बीमारों को ठीक करता, बंजर जमीन को उर्वर बनाता। राजा ये सब नापसंद करता था। उसे लगता था कि लोग जादूगर को उससे ज्यादा मानते हैं, लेकिन सूत्रधर की असली ताकत राजमहल को पता भी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी बेटी आर्या। आर्या देखने में साधारण लगती थी, काले बाल, भूरी आंखें, शांत स्वभाव, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो बताती थी कि उसके अंदर कोई विशाल शक्ति छिपी है। सूत्रधर उसे हमेशा कहता, आर्या, तुम्हारी शक्ति आशीर्वाद भी है और परीक्षा भी। एक दिन तुम इस राज्य की किस्मत बदलोगी। आर्या हंसकर बात टाल देती। उसे न राजमुकुट चाहिए था, न सत्ता, बस अपने पिता और जंगल के जानवरों के साथ की अपनी छोटी दुनिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात महल के खुफिया जासूस जानकारी लाए, महाराज, जादूगर की लड़की, उसके पास अद्भुत शक्ति है। वो पेड़ों को छूकर उन्हें बढ़ा सकती है, हाथ उठाकर नदी की धारा मोड़ सकती है। राजा सकपका गया। उसने सोचा, अगर एक लड़की इतना सब कर सकती है तो लोग एक दिन उस पर विश्वास करने लगेंगे और मेरा डर खत्म हो जाएगा। बस उसी रात राजा ने एक आदेश दिया, जादूगर और उसकी बेटी को पकड़ लाओ, जिंदा। सुबह की पहली किरण तक जंगल में 30 सैनिक पहुंच चुके थे। सूत्रधर ने दरवाजे से बाहर झांका और समझ गया कि अंत आ गया है। उसने आर्या की ओर देखकर कहा, बेटी, याद रखना, द्रोणगढ़ का भविष्य अब तुम हो। आर्या ने पहली बार अपने पिता की आंखों में डर देखा। जंगल में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जादूगर के हाथों से नीली आग निकल रही थी। सैनिकों के भाले टूट रहे थे। पेड़ अपनी जड़ों सहित सैनिकों को रोकने लगे, लेकिन सैनिक बहुत थे और सूत्रधर उम्रदराज। अंत में सैनिकों ने धोखे से उस पर वार किया और वो गिर पड़ा। आखिरी सांस में उसने आर्या का हाथ पकड़कर कहा, भागो और अपनी शक्ति को समझो। आर्या रोते हुए पीछे हट गई। जंगल ने खुद रास्ता खोल दिया और वो अंधेरे में गायब हो गई। राजा के सैनिक झोंपड़ी को आग लगाकर लौट गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आर्या बच गई थी। 2 दिन बाद उसकी रोने की आवाज दूर पहाड़ों में गूंजी। उसकी आंखें लाल थीं और दिल पिता की मौत का बदला मांग रहा था। वो अकेली थी, लेकिन कमजोर नहीं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी राजा वरुणेश। तुमने मेरे पिता को मारा है, अब तुम्हारी तानाशाही का अंत मैं करूंगी। उस रात एक तूफान उठा। जंगल ने उसे शरण दी, हवाओं ने रास्ता दिखाया और पहाड़ों ने उसे अपने भीतर एक नई शक्ति सिखाई। आर्या कई हफ्तों तक पहाड़ों की गुफाओं में रही। वहां उसे अपने पिता द्वारा छोड़ी गई पुरानी किताबें मिली, जादू की शिक्षा, अरण्य विद्या, ऊर्जा नियंत्रण। धीरे धीरे उसने समझा कि वो सिर्फ जादूगर की बेटी नहीं, वो प्रकृति शक्ति की वाहक है। वो हवा को पकड़ सकती थी, वो आग को शांत कर सकती थी, पानी उसकी उंगलियों से नाचता था, और सबसे खतरनाक, वो किसी भी जीव की पीड़ा और क्रोध को अपनी शक्ति में बदल सकती थी। जंगल के जानवर उसके साथी बन गए, पक्षी उसका संदेश ले जाते, भेड़िए उसके रक्षक थे। अब वो आर्या नहीं, पूरे जंगल की देवी सी संरक्षिका बन चुकी थी। द्रोणगढ़ में हालात और बिगड़ रहे थे। राजा वरुणेश दिन पर दिन क्रूर होता जा रहा था। प्रजा भूखी थी, कर भारी, महल में हर रोज नई साजिशें बनती।
लेकिन एक चीज उसे चैन नहीं लेने देती थी, उस जंगल की लड़की। रातों में उसे बार बार सपना आता कि एक लड़की आग में से निकलेगी और उसका सिंहासन ले जाएगी। डर मन में घर कर चुका था। एक शाम राजा की सेना एक गरीब गांव को जलाने जा रही थी, क्योंकि उन्होंने कर देने से इनकार कर दिया। लेकिन जंगल के रास्ते में हवा गर्म हो गई, पेड़ हिलने लगे और अचानक आर्या सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके चारों ओर लकड़ी के भाले हवा में तैर रहे थे। सैनिक हिल भी न सके। आर्या ने कहा, किसी और के घर जलाने चले हो, पहले अपने राजा से कहो कि उसकी क्रूरता अब खत्म होने वाली है। सैनिक डरकर भागे। ये खबर पलों में महल पहुंची। राजा चीखा, जो लड़की मेरे सैनिकों को भगाए उसे खत्म कर दो। आर्या जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसने जंगल, गांव और पहाड़ों के लोगों को एकजुट किया। लोग पहली बार उम्मीद महसूस कर रहे थे। जहां जहां आर्या जाती, लोग उसके साथ हो जाते। राजा ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। द्रोणगढ़ दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ राजा, एक तरफ जादूगर की बेटी। राजमहल के सामने हजारों सैनिक खड़े थे। आसमान काला हो चुका था, हवा में बिजली चमक रही थी। आर्या आगे बढ़ी, उसके पीछे गांव वाले, जंगल के जानवर और उसकी अपनी शक्ति। राजा ऊंचे महल से चिल्लाया, तुम एक लड़की हो, मुझसे क्या लड़ोगी? आर्या मुस्कुराई, मैं लड़की हूं पर अकेली नहीं। अचानक पेड़ों ने अपनी जड़ें पकड़कर महल की दीवारें पकड़ ली। हवा काटने लगी, नदी का पानी उठकर महल की ओर बढ़ गया। सैनिक डर से भागने लगे। राजा ने काला जादू हथियार में भरा और वार किया। एक काली लपट आर्या की ओर दौड़ी, लेकिन आर्या ने हाथ उठाया और काली लपट हवा में जमी हुई बर्फ बनकर टूट गई। तभी आर्या बोली, मेरे पिता ने तुम्हारा कभी बुरा नहीं किया। तुमने फिर भी उनका जीवन छीना और आज मैं तुम्हारा डर छीनने आई हूं। उसने दोनों हाथ उठाए और पूरा महल जड़ों और हवाओं के चक्रवात में घिर गया। राजा गिर पड़ा, सिंहासन टूट गया, महल ढह गया। द्रोणगढ़ की क्रूरता, सत्ता खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह सूर्य ने एक नए राज्य को रोशन किया। लोगों ने आर्या को रानी बनने को कहा, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे बस एक आजाद द्रोणगढ़ चाहिए। उसने शासन जनता को दिया और खुद जंगल की संरक्षिका बनकर रहने लगी। लोग उसे आर्या, प्रकृति की रानी कहने लगे। और द्रोणगढ़ में आज भी कहा जाता है कि जहां अत्याचार होता है, वहां जादूगर की लड़की आर्या जरूर लौटती है।